आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समास। जहाँ भी हिंदी व्याकरण की बात आती है, समास, संधि, अलंकार, रस, छंद, इनकी बात हमेशा की जाती है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पाठ्यक्रम में है, इन्हें ध्यान से समझना और आगे जाकर जब भी आप लोग आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो उनमें भी ये बहुत काम आएगा। तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलो पढ़ते हैं समास। समास दो शब्दों के मेल से बनता है। दो शब्दों का मेल समास होता है। वर्णों का मेल संधि होती है और शब्दों का मेल समास होता है। वर्ण क ख ग और उनसे मिलकर शब्द बनते हैं और दो शब्द मिलकर समास बनाते हैं। ध्यान से समझना। जैसे वनवास एक शब्द है, लेकिन इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, वन और वास। इसको बीच से देखना, वन और इधर वास, दो शब्द इसमें है। तो समास में पहले शब्द को बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे शब्द को बोलते हैं उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों का जोड़ जब एक नया शब्द बनाता है तो उसे कहते हैं समस्त पद समास। और उस बने हुए एक नए शब्द वनवास, दो शब्द हैं, दोनों से एक नया शब्द बना वनवास। और जब इसे समास विग्रह करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो वो कहलाता है समास विग्रह। ये हम अभी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। समास समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे समास के प्रकार। मुख्यतः समास के 4 प्रकार होते हैं: अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। लेकिन द्विगु और क्रमधारय दो समास तत्पुरुष समास के ही भाग माने जाते हैं। इसलिए समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार माने जाते हैं और इन 6 प्रकार को आज हम अच्छे से यहां करने जा रहे हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास देखो। इसका पहला शब्द अव्यय दिखाई दे रहा है। अव्यय जो शब्द है, व्यय होता है खर्च करना। अव्यय जो खर्च ना हो, यानी इसमें अगर इसकी परिभाषा देखें तो इसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद को भी वो अव्यय बना देता है। ये अव्यय भाव समास है। तत्पुरुष समास आता है दूसरा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। 2 पद होते हैं, उत्तर पद, दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के भी आगे प्रकार होते हैं जो हम आगे अब पढ़ेंगे, समझेंगे। क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में 2 पद होते हैं, दोनों पदों के बीच विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान दिए होते हैं। एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा होता है या समानता बता रहा होता है, वहां पर होता है क्रमधारय समास। द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद
इसमें दो पद होते हैं, लेकिन द्वि मतलब दो संख्या है, तो यहां पर पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद समान होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और किसी अन्य तीसरे पद की विशेषता बता रहे थे, तीसरे पद के बारे में, किसी तीसरे की बारे में वो बता रहे होते हैं। तो आगे हम इनको उदाहरण से और अच्छे से समझेंगे। देखो, अव्ययी भाव समास, इस समास की पहचान क्या है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। दो पद होते हैं, पहला पद प्रधान होता है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? पहला पद छोटा होता है, पहला पद उपसर्ग होता है और अव्यय भी होता है। उपसर्ग और प्रत्यय ये मैंने पढ़ाए थे, इसमें आगे वीडियो देखना आप लोग, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाए गए हैं। तो इसमें भी पहला पद उपसर्ग होता है। उदाहरण से समझते हैं। यथा संभव, प्रतिदिन, इन शब्दों को ध्यान से देखें, ये समस्त पद हैं, दो शब्द इसमें मिले हुए हैं, यथा और संभव। इसमें जो यथा है पहला पद, जो पूर्व पद है, ये छोटा है, उपसर्ग है और अव्यय भी है। अव्यय होता है जो खर्च ना हो, जो ऐसा शब्द जो जिसका लिंग ना बदले, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। यथा का कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता, कभी नहीं बदलता ये, या इसका कोई काल नहीं होता, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल इसका नहीं बदलता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि एक वचन या बहुवचन भी उनका नहीं बनता है, तो उसे कहते हैं हम अव्यय, जो खर्च ना हो, मतलब जो बदले ना, परिवर्तन जिसमें ना आए। तो ऐसे इनके पहले पद में आता है। प्रतिदिन, इसमें भी देखो, प्रति जो पहला पद है वो उपसर्ग है और अव्यय भी है। तो ये कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। इस समास का विग्रह करेंगे। यथा संभव का बनेगा जैसा संभव हो। प्रतिदिन, हर दिन या प्रत्येक दिन। इस तरह से अव्ययी भाव समास को याद रख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि जिस समास का पहला पद छोटा हो, जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो और जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिसका लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ना बने, जो कारक ना बने और जिसका एक वचन या बहुवचन ना हो सके, तो वो होता है अव्ययी भाव समास। इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास दूसरा। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। हर समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह आते हैं। दो पद होते हैं, दोनों पदों का जब विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे, तो उसमें कारक के चिन्ह होंगे। उदाहरण से समझ लेते हैं। वन वास, दो पद हैं, वन और वास, ठीक है। वनवास को जब हम समास विग्रह करेंगे तो बनेगा वन में वास, में एक कारक का चिन्ह है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, से कारक के चिन्ह आए जिसमें दोनों पदों के बीच, ये पहचान है तत्पुरुष समास की। कारक आप लोगों ने याद करे होंगे पहले की कक्षाओं में, अगर हिंदी व्याकरण आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में बीच के 6 कारक, जिसमें कर्ता हटा दो और संबोधन कारक हटा दें, तो बीच के कर्म, करण, संप्रदान, अपादान,
संबंध और अधिकरण, इन सब कारकों की विभक्ति दोनों पदों के बीच आएगी और उसी से उसकी पहचान होगी कि कौन सा तत्पुरुष समास है। इसको समझ लेते हैं। तत्पुरुष समास का पहला प्रकार है कर्म तत्पुरुष समास। इन सब में दूसरा पद प्रधान होता है क्योंकि ये तत्पुरुष के ही प्रकार हैं। तो कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति आती है, ये कारक का चिन्ह है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से आपको पहले ये कारक अच्छे से याद होने चाहिए, तभी ये तत्पुरुष समास अच्छे से आप कर पाएंगे। तो कर्म कारक की विभक्ति या चिन्ह आता है को। जिन दो पदों का विग्रह करते ही, पद का विग्रह करते ही को कारक चिन्ह आए तो मतलब कर्म तत्पुरुष समास है। उदाहरण देखिए, यश प्राप्त, इसका समास विग्रह करेंगे यश को प्राप्त। को कौन से कारक का चिन्ह है? कर्म, तो समास हुआ कर्म तत्पुरुष समास। इसी तरह से करण कारक है, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, इसका चिन्ह होता है से। उदाहरण हस्तलिखित, हस्त एक पद, दूसरा लिखित, दोनों पदों जब समास विग्रह करेंगे ना तो इसमें बीच में आएगा से। हस्त से लिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। से कौन से कारक का चिन्ह है? करण, तो ये हुआ करण तत्पुरुष समास। संप्रदान दूसरा पद प्रधान है इसमें, इसकी विभक्ति है के लिए, कारक का चिन्ह है आराम कुर्सी। उदाहरण दो पद हैं आराम कुर्सी, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें के लिए, आराम के लिए कुर्सी। के लिए पहले ये देखना होगा कि के लिए कौन से कारक का चिन्ह है, ये है संप्रदान कारक का। तो ये हुआ संप्रदान तत्पुरुष समास। इस तरह से तत्पुरुष समास में सभी कारकों के चिन्ह आते हैं और उसके आधार पर तत्पुरुष समास के भेद बनते जाते हैं। अपादान, इसमें भी दूसरा पद प्रधान है, से कारक का चिन्ह है लेकिन इसमें अलग होने का भाव है। से हमने पढ़ा करण में भी से है और अपादान में भी से है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ अलग होने का भाव आएगा और ये उदाहरण से हम समझेंगे। बंधन मुक्त एक पूरा शब्द है, एक समास है, दोनों पदों को अलग अलग करेंगे, विग्रह करेंगे। बंधन से मुक्त, बीच में चिन्ह आया से, लेकिन अब ये देखना है क्या अलग होने का भाव है यहाँ पर? बंधन से मुक्त हो जाना, आजाद हो जाना, अलग हो जाना, अलग होने का भाव है। बंधन से मुक्त, आजाद हो जाना। दूसरा एक उदाहरण पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना। पथ होता है रास्ता, रास्ता अलग हो जाना, भ्रष्ट मतलब पथ से हट जाना, अलग होने का भाव। तो यहां पर अपादान तत्पुरुष समास है। करण में जो से आता है कारक का चिन्ह, उसमें अलग होने का भाव नहीं होता। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, अलग होने का भाव नहीं है। ये दोनों में अंतर है। किसी भी पद का विग्रह करते हैं, समस्त पद का, और उसमें से कारक चिन्ह आता है तो ये देखना होगा उसमें अलग होने का भाव है या नहीं। नहीं है तो वो करण है, अलग होने का भाव आता है तो वो अपादान है। ये ध्यान रखना है। अगला है संबंध, दूसरा पद प्रधान होता है और कारक के चिन्ह होते हैं का, के और की। इस तरह के चिन्ह आएंगे। राजकुमार, दो शब्द है राज कुमार, जब इसका समास विग्रह करेंगे राजा का कुमार, का संबंध बता रहा है राजा और कुमार में, का
तो वहां आएगा संबंध तत्पुरुष समास। राजकुमारी, राजा की कुमारी, तो की आया, तो इसका मतलब वो संबंध दिखा रहा है, संबंध तत्पुरुष समास। अधिकरण, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। इसका कारक का चिन्ह होता है में, पर। उदाहरण देख लें, दानवीर, घुड़सवार। समास विग्रह, दान में वीर, में। घोड़े पर सवार, पर। ये जो चिन्ह आए हैं तो इसका मतलब यहां अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो इन सारे कारकों की पहले विभक्ति, उनका चिन्ह अच्छे से याद करना है, तब तत्पुरुष समास के प्रकार भी अच्छे से कर पाओगे। तो अगला समास कर्मधारय, कर्म को धारण जिसने कर रखा है, कर्मधारय समास। इसे अच्छे से समझते हैं। दोनों पदों के बीच विशेष्य विशेषण, उपमेय या उपमान होता है। दो पद होते हैं समास में, दोनों पदों का जब विग्रह करेंगे, एक उसकी दूसरे की विशेषता बता रहा है, या एक उपमेय है, दूसरा उपमान है। उदाहरण देखते हैं। और इसको पहचानने, याद रखने का तरीका है, पहला पद विशेषता बता रहा है, दूसरे पद की तुलना हो रही है। देखते हैं उदाहरण, लाल मिर्च, लाल मिर्च, दो हैं यहां पर, एक लाल एक मिर्च, दो पद हैं। मिर्च की विशेषता बता रहा है लाल। मिर्च कौन सी, हरी या पीली नहीं, लाल, विशेषता बता रहा है। लाल है जो मिर्च, वो ही सिर्फ एक पद दूसरे की विशेषता बता रहा है। तो मिर्च विशेष्य है, लाल विशेषण है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, एक उपमेय है, एक उपमान है। चंद्र क्या है, उपमान, और मुख क्या है, उपमेय। मुख किसके समान है, चंद्र के। तो जहां पर एक उपमेय हो, एक उपमान हो, जहां पर एक विशेष्य हो, एक विशेषण हो, और है जो या के समान, ये समास विग्रह करते हुए लिखा जाता है। काला घोड़ा, काला है जो घोड़ा, है जो बीच में आता है, जैसे इसमें आया लाल है जो मिर्च, चंद्र समान, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, इस तरह के शब्द बीच में आते हैं, तो वो कर्मधारय समास है। आगे पढ़ते हैं, द्विगु समास। द्वि, द्वि मतलब दो, संख्या, इसे भी याद कर सकते हैं। द्विगु, द्वि होता ही दो है। पहला पद संख्यावाचक होता है, गिनती बता रहा होता है। तो इसको याद करने का तरीका है, समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान करवाता है। जब समस्त पद होगा इसका, देखिए, सप्ताह, नवग्रह, सप्त संख्यावाची है, नव, नौ होते हैं, गिनती बता रहा है। 7 दिनों का समूह है, सप्ताह होता है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार या समूह, तो समूह या समाहार का ज्ञान कराता है समस्त पद। और पहला पद संख्या बता रहा होता है, गिनती बताता है, वो होता है द्विगु समास। और इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, दोनों पद, कोई गौण नहीं है, कोई कम नहीं है, दोनों ही पद प्रधान है। और दोनों पदों के बीच और, अथवा, या आदि आते हैं। दोनों पद या तो विलोम होते हैं, विपरीतार्थक शब्द होते हैं दोनों, या दोनों पूरक होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होते हैं। अन्न जल, बीच में योजक चिन्ह भी आएगा। अन्न और जल दोनों पद प्रधान है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
रात दिन, रात और दिन, रात अथवा दिन, रात या दिन, लेकिन दोनों विपरीत हैं, विलोम शब्द हैं। रात दिन, सुख दुख, इस तरह के। माता पिता, भाई बहन, इस तरह के या तो पूरक होंगे या विलोम विपरीतार्थक शब्द होंगे। और दोनों पदों के बीच और अथवा या लगेगा, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। अन्न और जल, रात और दिन, ये है इसका समास विग्रह। बहुब्रीहि समास, अंतिम समास छठा बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। दो पद होते हैं लेकिन दोनों में से कौन सा भी प्रधान नहीं होता। ये दोनों ही पद मिलकर किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं। समझते हैं। चक्रधर, दो पद हैं, चक्रधर। चक्र को धारण करने वाला कौन होता है? कोई तीसरा, विष्णु, विष्णु को कहते हैं चक्रधर। लंबोदर, लंबा उदर, उदर होता है पेट, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। यानी दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद या शब्द के विशेषण होते हैं। लंबोदर किसका विशेषण है? गणेश का। गणेश शब्द इससे पता चलता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे, श्वेतांबर किसको कहते हैं? सरस्वती को। इसी तरह से दशानन, दश है आनन जिसके, अर्थात रावण, रावण को दशानन कहते हैं। वो शब्द उसके लिए रूढ़ हो गया है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास आता है। एक बात और, बहुब्रीहि समास और क्रमधारय समास, इन दोनों समास में कई बार एक जैसे समस्त पद आ जाते हैं और कई बच्चे उसमें उलझ जाते हैं कि ये इसमें क्रमधारय समास आएगा या फिर इसमें बहुब्रीहि समास आएगा। जैसे कोई भी एक शब्द देख लेते हैं, क्रमधारय समास में आता है पीतांबर। पीतांबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा। पीला है जो अंबर, तो हुआ क्रमधारय समास। पीत है अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, तो आएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, वो सब इसका समास विग्रह जिस हिसाब से किया जाएगा उस हिसाब से ही उसका, उसी तरह से वो समास उसमें होगा। कुछ ऐसे पद आते हैं जैसे दशानन, दस है आनंद, दश पहला संख्यावाची आ गया तो इसमें द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास इसमें पहले आता है। तो इसमें ये रूढ़ शब्द है और ये दशानन रावण का ही दूसरा नाम है, तो उसे उसमें बहुब्रीहि समास माना जाएगा। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं, लेकिन अगर परीक्षा में इस तरह से पूछा जाए दशानन और इसमें कौन सा समास है बताएं, और उसमें द्विगु भी दे रखा है, क्रमधारय भी दे रखा है ऑप्शन में, और साथ में बहुब्रीहि समास भी दे रखा है, तो सही होगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि उसमें पहले बहुब्रीहि समास है। इसी तरह से क्रमधारय और बहुब्रीहि दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो उसमें क्रमधारय समास सही होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ ये समास आपको समझ आ गए होंगे। इनकी परिभाषा भी मैंने बताई है। साथ साथ समास दो शब्दों के मेल से बनता है। संधि और समास में यही फर्क है, अंतर है कि संधि वर्णों का मेल होती है और समास शब्दों का मेल होता है। दो शब्द मिलकर एक नया समस्त पद बनाते हैं जिसे समास कहा जाता है, और समस्त पद को जब अलग करते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है, और उसी से समास की पहचान होती है। जब एक शब्द का विग्रह किया जाता है तो उससे ही नए समास की पहचान होती है कि उसमें कौन सा समास आएगा। और इन सब की पहचान कैसे करें, उनको याद कैसे रखें, और उनके उदाहरण से मैंने ये समझाया है। तो ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।